हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 को हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था लोकतंत्र। हमने वोट कराया कि आपको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि कौन सा चैप्टर अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए, करीबन 50 से अधिक वोट्स आए हमारे पास, जिसमें से मैंने निर्धारित करा और आपके मतों के आधार पर ही मैंने इस चैप्टर को कंटिन्यू करने का फैसला लिया। तो चैप्टर नंबर 5 यानी लोकतंत्र के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, आपको वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। क्योंकि ये हमारी सीरीज चल रही है, एक कड़ी यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो दूसरी कड़ी पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी मैं आपको जो दूसरे वीडियोस है उनकी भी आपको रिकवरी देता रहूँगा। तो जो लोकतंत्र है, पहले तो समझिए लोकतंत्र जो चैप्टर है वो किन बिंदुओं से बना है, यानी मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो इसकी विषय वस्तु क्या है, ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखी थी। इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि में हमारे को बिंदु पता होने चाहिए लोकतंत्र के। ये किसी भी चैप्टर के यदि विषय वस्तु हमें पता है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो हमारे को क्लियर हो सकता है कि हमारे को लिखने में बहुत क्लियरिटी प्राप्त होती है, स्पष्टता प्राप्त होती है। तो विषय वस्तु देखें तो लोकतंत्र 5 बिंदुओं से मिलकर बनता है। पहला, लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। ये 5 बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना है, और इन्हीं 5 बिंदुओं से लोकतंत्र का जो चैप्टर है उसकी आधारशिला खड़ी होती है। तो यहाँ तक हमने समझा, और हम समझते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार हमने समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, और लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण को हमने प्रारंभ कर दिया था। एक टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया था। वो टॉपिक कौन सा था? लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। यदि मैं लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के विषय में कुछ बातें कहूँ तो हमने पढ़ा था उस समय कि लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत है वह समाज के जो सामाजिक है, समाज को पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और समाज में कौन आता है? मनुष्य आते हैं। कौन आता है? मनुष्य आते हैं। तो मनुष्य की राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य की राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यही मेन बिंदु था। फिर राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी? 8 प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रताएं थी शायद तक, उनको हमने क्लियर करा था। तो वो बिंदु थे, वो याद करने के लिए। ये 2 मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको कहा कि समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करता था जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है, और दूसरा वह मनुष्य के राजनीतिक स्वतंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता था कि उनको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये था लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दूसरा सिद्धांत जो है वो क्या है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। क्या है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। मैं इसको गहनता में ले जाने से पहले आपको इसका टाइटल जो है बहुलवादी सिद्धांत, इसका अर्थ समझा देता हूँ। देखिए, कभी कभी हमारे को यदि शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता है तो हम कितना ही याद कर लें चीज़ों को, वो हमारे समझ में नहीं आती है, और समझ में नहीं आती तो हमें वो लर्न नहीं होती है, और लर्न नहीं होती तो हम उसको लिख नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले उसका जो शब्द है उसको शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। तो बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र हमें पता ही है, हमने समझ के आए, सिद्धांत हमें पता ही है, एक थ्योरी कंसेप्ट है। बहुलवादी का अर्थ क्या है? बहुलवादी का अर्थ क्या है? तो मूल शब्द बहुलवादी का है बहुलवाद। क्या है? बहुलवाद। तो ये जो शब्द है बहुलवाद, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है बहुल, और दूसरा जो शब्द है वह है वाद। पहला जो शब्द है वह है बहुल, और दूसरा जो शब्द है वाद। अब बहुल का अर्थ क्या होता है वो समझिए। बहुल का अर्थ होता है विभिन्न, यानी अलग अलग, ठीक है ना। वाद यानी क्या होता है? विचार। क्या होता है? विचार। यानी जब हम विभिन्न प्लस विचार, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास मिलता है विभिन्न विचार। तो यानी लोकतंत्र का ऐसा सिद्धांत जो विभिन्न विचारों पर अपने मतों, अपने ध्यानों को केंद्रित करता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में वह समाज को लाभान्वित करने की विचारधारा रखता है।
विचारधारा को प्रकटीकरण करता है उसका। तो क्या समझा हमने बहुलवाद से? ये तो समझ में आ गया कि ये विभिन्न विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हमारे को जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब हमारे को बहुत सरल होगा इसको याद करना और अपने दिमाग में स्पष्टतापूर्ण बिठाना उस चीज को। समझ में आया? चलिए अब इसकी थ्योरी पर चलते हैं। तो भाई थ्योरी क्या कहती है इसकी, ये देखें कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है। वही कह दिया कि मूल आधार क्या है इसका? बहुलवादी विचारधारा, यानी बहुत सारे विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती हैं। संघात्मक स्वरूप यानी एकजुट रहने में, एकजुट रूप में विश्वास करती है, यूनिटी में विश्वास करती है, एकता में विश्वास करती है। संघात्मक मतलब एकता, यूनिटी, मिलना, इसको कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का विकास H.H. लास्की, अर्नेस्ट बर्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहना पसंद किया। उसने बहुलवाद लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहना पसंद किया। किसने? रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट प्रेस्टिस के अनुसार लोकतंत्र बहुलवादी सिद्धांत का एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते। अनेक निजी समूह यानी प्राइवेट सेक्टर एंड हित समूह जो इसमें अपना डोनेट करना चाहते हैं, अपना जो योगदान या अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वो हित समूह से वो है। मतलब अब ये देखा, अब इस जो पैराग्राफ है इसमें मेन जो बातें थी नोट करने लायक वो क्या थी, वो इधर साइड में देखिए आप। देखिए इसमें दो ही बातें हैं। पहला, प्रमुख विचारक कौन थे इस लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के? तो वो हैं पहला H.J. लास्की, अर्नेस्ट बर्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कॉल और डिग्वी। ये तो अपने प्रमुख विचारक है। फिर हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी एक व्यक्ति, ये दार्शनिक आए जिनका नाम है रॉबर्ट डहल, जिसने लोकतंत्र बहुलवादी सिद्धांत को क्या कहना पसंद किया? बहुतंत्रवाद। ठीक है ना। उसके बाद रॉबर्ट प्रिंस के अनुसार भी लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह यानी प्राइवेट सेक्टर, हित समूह यानी जो सेवाएं अपनी प्रदान करना चाहते हैं वे भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये तीन चीजें आपने देखी बहुलवादी सिद्धांत में। इतना क्लियर हुआ? अब तीसरे सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो हमारा तीसरा सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। यानी ये जो सिद्धांत है वे विशिष्ट जो वर्ग है ना, जो अभिजन वर्ग है, जो अलग वर्ग हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उनके विषय में अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी जो लाभप्रद सेवाएं हैं उनको प्रदान करता है। तो इसके विषय में इसकी थ्योरी देखते हैं क्या कहती है। इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार है कि लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। कौन है? अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, वर्नहम, सी राइट मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। मॉस्का इतालवी विद्वान हैं जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक प्रकृति में प्रस्तुत किए हैं। किसके संदर्भ में? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के संदर्भ में। तो इसके अंदर क्या नोट आ रहे हैं वो देखें जरा। दो बातें हैं इसमें, एक तो रॉबर्ट मिचेल्स की जो दार्शनिक हैं, एक विचारक हैं, और दूसरा है मॉस्का इतावली जिनके रॉबर्ट मिचेल्स की तो जो कृति है वो है द पॉलिटिकल पार्टी जिसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, और मॉस्का इतावली द रूलिंग क्लास है, इसमें इतावली ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें दो ही बातें याद करने योग्य है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत आते ही आपको पहली पॉइंट तो ये याद रखना है कि अपना जो पूरा जो मूल आधार है, जो मूल विचारधारा, जो संपूर्ण विचारधारा है इसकी, वो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की ओर जाती है। दूसरा आना चाहिए हमारे रॉबर्ट मिचेल्स और मॉस्का इतावली के जो विचार इन्होंने किस पुस्तक में अपने प्रकटीकरण करा वो आना चाहिए, और बाकी आपको थोड़े से इसके विचारकों के नाम भी याद होने चाहिए। बस हो गया, 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे हमारे इस टॉपिक के। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये तो था तीसरा। अब चलते हैं चौथे। तो फोर्थ जो सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार है। क्या कहता है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वो क्या है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, यहाँ पे हमारे को शाब्दिक अर्थ में जाना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो अर्थ नहीं,
इसकी हम शाब्दिक परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? शाब्दिक परिभाषा। तो जो ये मार्क्सवादी जो है, इसका मूल शब्द है मार्क्सवाद। क्या है? मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद का अर्थ क्या है? तो मार्क्सवाद का अर्थ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवाद विचारधारा कहलाई। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति हैं, एक दार्शनिक, एक राजनीतिक दार्शनिक हैं। उनके साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या है? साम्यवादी यानी इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल विचारधारा यानी समान विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा यानी समान, इक्वल विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। यानी जो कार्ल मार्क्स की जो सोच थी ना, वही मार्क्सवादी सिद्धांत के रूप में उभर कर आई। तो हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मार्क्सवाद यानी जो कार्ल मार्क्स है, उनकी विचारधारा क्या थी। यदि हमें उनकी विचारधारा पता चल जाएगी तो हम लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत की विचारधारा को भी स्पष्टतापूर्ण समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो किस प्रकार थी। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी वो समझें कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन में समाज की स्थापना दो बातों के आधार पर होगी। कार्ल मार्क्स ने अपने मत की या अपनी विचारधारा को प्रकटीकरण करते हुए दो बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या कहा है? वो दो बातें कौन सी थी? पहला होनी चाहिए कि सामाजिक स्वामित्व और दूसरा होना चाहिए वर्गविहीन समाज। पहला होना चाहिए सामाजिक स्वामित्व और दूसरा होना चाहिए वर्गविहीन समाज। सामाजिक स्वामित्व से अर्थ है कि जो राज्य है, जो समाज है, उसमें जो जनता है उसका बहुमत या उसकी जो पावर है वह सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा है वर्गविहीन समाज। वर्गविहीन समाज यानी वर्ग और विहीन यानी वर्ग से बिल्कुल अलग, वर्ग से बिल्कुल भिन्न या वर्ग का खंडित करने वाला समाज होना चाहिए। वर्ग यानी क्या होता है कि एक प्राइवेट, कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र हमने पढ़े हैं, इससे रिलेटेड है ये कि हमने जिस कुल में जन्म लिया उसी के आधार पर हम काम करें। नहीं, हम जो कर्म करते हैं, हमारी जो विद्वता है, हमारी जो इंटेलिजेंसी है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। हमारा जो कौशल है उसके आधार पर हम काम करेंगे। हमारा कौशल है पांडित्य यानी अध्ययन कराना, और हम काम कर रहे हैं कुछ निम्न स्तर का यानी कि नाले साफ करना या कुछ अलग ऐसा मिस्त्री का काम करना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई मिस्त्री कुल में जन्म ले लेकिन उसमें पांडित्य करने का साहस है या उसका पांडित्य करने का साहस है, तो वह उस क्षेत्र में जा सकता है। यह है वर्गविहीन समाज। ये छूट देता है वर्गविहीन समाज अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, समझ में आया लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब अपन इसकी थ्योरी पे चलते हैं। अब इसकी थ्योरी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए थ्योरी पर। तो इसकी थ्योरी बहुत छोटी है लेकिन समझने लायक मैंने आपको जितनी बातें थी वो पहले उसमें समझा दी। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। देखिए यहाँ मार्क्सवादी और दूसरे जो प्रकृति के आधार पर, जो इसकी प्रकृति है उसके आधार पर तो इसको आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन अब जो हमने पहले समझा मार्क्सवादी इसके क्या कहते हैं? जनवादी लोकतंत्र यानी जनता यानी समाज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित हो रहा है यहाँ पर भी। तो मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। यानी इसके प्रमुख विचारक कौन से हो गए? पहला तो कार्ल मार्क्स और दूसरा फ्रेडरिक एंजल्स। पहला कार्ल मार्क्स और दूसरा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। और इसे व्यवहारिक रूप में लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि ने दिया है। क्लियर है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत? कहीं दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत अब आता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत यानी जो समाज के ऊपर, समाज की विचारधारा पर चलता है या समाज की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कौन? लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर अपनी विचार किया। ये अंतिम सिद्धांत है। तो हमने 5 सिद्धांत पढ़े यानी 4 सिद्धांत पढ़े। 4 सिद्धांतों में से दो ऐसे विशिष्ट लोकतंत्र के सिद्धांत थे जो मूलतः जो समाज है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। तो जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो एक समाजवादी सिद्धांत
बनता है या उन दोनों के समन्वय से एक समाजवादी सिद्धांत बनता है, ये हम कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि समाजवादी जो सिद्धांत है वो दो लोकतंत्र सिद्धांतों से मिलकर बनता है। पहला उदारवादी सिद्धांत और दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत। क्यों भाई उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत क्यों, बहुलवादी सिद्धांत क्यों नहीं और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत क्यों नहीं, वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए उदारवादी सिद्धांत में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी थी कि समाज पर ध्यान केंद्रित करता है। उदारवादी जो सिद्धांत है वह अपना जो मूल ध्यान है, अपना जो मूल फोकस है वो किस पर केंद्रित करता है, समाज पर। और समाज में कौन रहता है, व्यक्ति। समाज किससे बनता है, व्यक्तियों से बनता है। तो व्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान देता था उदारवादी सिद्धांत। याद करिए 2-3 मिनट पहले की वीडियो को ध्यान रखिए। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है, वह जनता के किसकी स्वतंत्रता पर ध्यान देता है, बताइए फटाफट। किस पर, राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान देता है। किस पर, राजनीतिक स्वतंत्रता पर। तो ये तो हुआ राजनीतिक स्वतंत्रता, उदारवादी सिद्धांत। अब दूसरे पहलू पे चले, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में पहला आता है समाज पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल कॉपी करना है, ठीक है। ये भी मार्क्सवादी सिद्धांत में समाज पर ध्यान केंद्रित करता है। और समाज में कौन रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता पर ध्यान देता है अधिक, ये देता है आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देता है। कौन, मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देता है। समझ में आया। जब हम उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत दोनों को मिला देते हैं तब हमारे को प्राप्त होता है समाजवादी सिद्धांत। तब हमें क्या प्राप्त होता है, समाजवादी सिद्धांत। अब हमारे लिए ये चार्ट यदि हमारे को याद है तो हम इसकी थ्योरी भी अपने आप लिख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगले पॉइंट में यही है कि जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसकी थ्योरी क्या कहती है कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। क्लियर हुआ। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों का एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है वह राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है, यानी दोनों ही बातों को एक साथ ही एग्जीक्यूट करना चाहता है अपने सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस रूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक यानी मैंने आपको पहले भी बताया था वैधानिक और अवैधानिक होता है। संवैधानिक यानी वैधानिक यानी लीगल, यानी संवैधानिक यानी सभी प्रकार के समान वैधानिक, यानी जो बंटवारा है वो लीगली होना चाहिए, सब जगह लीगली काम होने चाहिए, मतलब लीगली रिसोर्सेज होने चाहिए, लीगली साधन होने चाहिए, ठीक है ना। मैं विश्वास करता है इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र के हमने दूसरा बिंदु जो था उसको बिल्कुल कंप्लीट करा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिना सोचे विचारे लिख दीजिए, उस पर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। यदि संभव हो सका तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा।